नंदनी आप अम्ब्रोज, रुद्राक्ष और अंकित के लिए भी चाय ले आइए। रुद्राक्ष की दादी रुद्राक्ष को अंकित के साथ अंदर आते हुए देखते हुए बोली, जिसे सुन नंदनी जल्दी से अंदर चली गई। अम्ब्रोज भी मुस्कुरा दिया, फिर वापस मुड़कर सबके साथ बैठ गया। रुद्राक्ष अपनी नजरें घुमाकर रश्मि को खोजने लगा। उसे रश्मि कहीं नहीं दिखी तो नौकर को ब्लैक कॉफी का बोल अपने कमरे की तरफ रुख कर लिया। उधर रुद्राक्ष रश्मि के कमरे में आने का इंतजार कर रहा था। जब कुछ देर बाद उसे रश्मि कॉफी कप के साथ आती हुई दिखी। रश्मि को देख रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रश्मि अंदर आई तो देखा कमरे में कोई नहीं था कि तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। रश्मि कॉफी टेबल पर रख पलटकर जाने को हुई कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और रुद्राक्ष बाहर आया। उसने इस वक्त अपने कमर पर टॉवल लपेट रखा था, बाकी पूरे बदन पर पानी की बूंदें थी। वो आईने के सामने खड़ा अपने बाल सुखा रहा था जब उसकी नजरें आईने से ही रश्मि पर पड़ी, जो इस वक्त खड़ी एकटक उसे ही देख रही थी, जिसे देख रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, जिस पर सभी लड़कियां मरती हैं, उसके सिर्फ एक लुक को ही देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। उनकी नजरें मुझ पर से हटने का नाम ही नहीं लेती, जैसे आपकी नहीं ले रही। रुद्राक्ष बोला तो रश्मि अपने होश में आई। अपनी नजरें हटाते हुए बोली, कुछ भी बकवास मत कीजिए। कहकर वो जाने लगी तो रुद्राक्ष ने आकर उसकी कलाई पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। फिर रश्मि को पीछे से अपने बाहों में भरकर बोला, बीवी ये क्या बात हुई, आप तो नाराज हो गई। वैसे अगर आप चाहें तो हमें जी भरकर देख भी सकती हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। बकवास बंद कीजिए और चुपचाप जाकर अपने कपड़े पहनिए, क्योंकि हमें आपको ऐसे क्या किसी भी तरह से देखने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। कहकर खुद को रुद्राक्ष की बाहों के घेरे से छुड़ाने लगी। तभी रूत मामू कहते हुए ऋषि भी कमरे के अंदर आ गया, जिसे देख रुद्राक्ष और रश्मि दोनों तुरंत अलग हो गए। रश्मि तुरंत कमरे से बाहर चली गई। वहीं रुद्राक्ष आगे आकर ऋषि को गोद में लेकर रश्मि को जाते हुए देख मुस्कुरा दिया। तारानकन 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 तारानकन। वहीं दूसरी तरफ काशी, एक अंधेरा कमरा जिसमें एक आदमी एक बड़े से किंग साइज बेड पर लेटा हुआ व्यक्ति सामने छत की ओर एकटक घूर रहा था। उस व्यक्ति के चारों तरफ मशीनें आवाज दे रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था उस शख्स की धड़कन चल रही है। कमरे में ही उस बेड के बगल में ही बैठे एक अधेड़ उम्र का शख्स, जिसके चेहरे पर सफेद और काली पर्वतों की हल्की हल्की दाढ़ी उभरी थी, आंखें गुस्से और दुख से लाल थी और सूजी हुई भी थी। वो एकटक सामने बिस्तर पर लेटे हुए शख्स को देख रहा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से उस अधेड़ उम्र के शख्स ने पलटकर दरवाजे की ओर देखा। अंकल, उसका पता चल चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब वो साली इस बिस्तर पर मेरे यार की बाहों में होगी। उस लड़के ने कहा, जो अभी भी अपने बिस्तर पर पड़े दोस्त को देख रहा था। उसकी सूनी आंखें एकटक छत को ही देख रही थी। अजीत, उस लड़की को आना ही होगा, क्योंकि उस लड़की की वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है। मैं छोड़ूंगा नहीं उस लड़की को, जान से मार दूंगा। जिस तरह उसने मेरे बेटे की हालत की थी, उससे भी बद से बदतर सजा मुकम्मल करूंगा मैं उसके लिए। बोलो, कहाँ है वो? अजीत, ये वही शख्स है जो कृति देसाई का बॉयफ्रेंड था। अंकल, वो लड़की इस वक्त मुंबई में है। और कहते हुए अजीत चुप हो गया। क्या हुआ, आगे बोलो, चुप क्यों हो गए? उसे चुप हुआ देखकर उस अधेड़ उम्र के शख्स ने पूछा। अंकल, वो लड़की अब पूरे एशिया के किंग रुद्राक्ष अहलुवालिया की पत्नी है। उसकी शादी किंग से हो चुकी है। ये सुनते ही वो अधेड़ उम्र का शख्स अपने स्थान से खड़ा हो गया। फिर गुस्से से बोला, ये क्या कह रहे हो तुम अजीत? उस लड़की ने किंग रुद्राक्ष अहलुवालिया से शादी कर ली, जिस लड़की के कारण आज मेरा बेटा इस हालत में बिस्तर पर पिछले 6 महीने से कोमा में पड़ा हुआ है। वो लड़की आज उस किंग के साथ है। फिर रुक कर, कोई बात नहीं अजीत, कोई बात नहीं। उस रुद्राक्ष से भी मुझे बहुत से हिसाब करने हैं। अच्छा मौका है, अब दोनों से हिसाब किताब पूरे करके ही रहूंगा। और फिर उस लड़की ने मेरे बेटे की ये हालत करके उस किंग से शादी कर बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। इसकी सजा तो उस लड़की को मिलेगी और जरूर मिलेगी। अजीत, मुंबई चलने की तैयारी करो। कहता हुआ वो शख्स कमरे से बाहर चला गया। तारानकन 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 तारानकन। 1 महीने बाद मुंबई। 1 महीने बीत चुके थे। आज महल को सजाया जा रहा था। सभी लोग इधर उधर से भाग दौड़ के साथ अपने अपने काम में जुटे हुए थे। आखिर आज हमारे ऋषि का 7वां जन्मदिन था। सभी उसके बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियों में जुटे हुए थे। सुगंधा जी, क्या हुआ है? आज हमको चाय मिलेगा या नहीं? सुबह से 2 बार आपको बोल चुके हैं।
अधिराज जी चीखते हुए बोलते हैं, ला रहे हैं, क्यों गला फाड़ रहे हैं? सुगंधा जी चाय का कप आगे बढ़ाती हुई बोलती हैं, हम गला फाड़ रहे हैं। एक तो सुबह से 2 बार चाय को बोल चुके हैं, अब चाय मिल रही है और आप कह रही हैं कि हम गला फाड़ रहे हैं। कहते हुए अधिराज जी चाय का कप मुंह से लगा लेते हैं। हाँ तो क्या करें, सुबह से कितना काम है। रश्मि बेचारी सुबह से किचन में लगी हुई है, उसकी मदद करने को नंदनी भी वहाँ नहीं है, तो क्या करें हम बताओ। सुगंधा जी उनके बगल में बैठती है, क्यों अब नंदनी कहाँ चली गई? अधिराज जी चाय का कप सामने टेबल पर रख देते हैं। वो सुबह से ही अमरुज के साथ ऋषि को लेकर बाहर गई है, ताकि जब ऋषि वापस आए तो सरप्राइज हो जाए, और ये प्लान आपकी बहू रश्मि का था। कहते हुए सुगंधा मुस्कुरा देती है। वहीं सीढ़ियों से नीचे आ रहे रितेश सुगंधा जी की बात सुन अपने स्थान पर ही रुक जाता है। गुस्से से उसकी नसें तन जाती है। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। रितेश पलटकर देखता है तो कामिनी खड़ी थी। क्या हुआ रितेश बेबी, गुस्सा आ रहा है? कामिनी के इतना कहते ही रितेश गुस्से से मुंह फेर लेता है। फिर कामिनी उसके नजदीक जाकर धीरे से, लेकिन अब तुम मेरे पति हो ये याद रखना, नंदनी के नहीं, इसलिए वो क्या करती है, किसके साथ जाती है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और भूल के भी मुझे चीट करने की सोचना भी मत, मैं नंदनी नहीं हूँ, समझे? कहकर कामिनी मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। रितेश भी गुस्से से मुंह फुलाए हुए नीचे आ जाता है और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है। तभी अगद भी पानी लेने के लिए किचन में जाता है तो देखता है किचन में रश्मि इस वक्त अकेली खड़ी थी और अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसे कुछ भी होश नहीं था कि वहाँ कौन है और उसे किस नज़र से देख रहा है। रश्मि के ब्लाउज की डोरी खुली हुई थी और उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था, जिससे उसकी कोरी पीठ आसानी से अगद को दिख रही थी। साथ उसकी पतली सी कमर भी साफ दिख रही थी। अगद की नज़र इस वक्त रश्मि की पीठ और कमर पर ही थी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगद धीरे धीरे रश्मि की ओर बढ़ने लगता है। वो रश्मि को छूता उससे पहले ही शलाका जी की आवाज़ आती है, रश्मि बहू तुम यहाँ हो, रुद्राक्ष तुम्हें कब से ढूंढ रहा है, जाओ देखो शायद उसे कोई सामान नहीं मिल रहा है। शलाखा जी अगद की तरफ देखते हुए ही कहती हैं, जी चाची जी हम देखकर आते हैं। कहते हुए रश्मि गैस की फ्लेम बंद कर किचन से बाहर निकल जाती है। बाहर जाते हुए रश्मि ने अपनी पीठ पर अपनी साड़ी का आंचल रख लिया था, जिससे उसकी पूरी पीठ ढक गई थी। बाहर निकलते ही सुगंधा जी की नज़र रश्मि पर पड़ती है। रश्मि किचन का सारा काम हो गया या कुछ बाकी है, तुम बता दो तो मैं कुछ हेल्प कर देती हूँ। सुगंधा जी सोफे पर से उठते हुए बोलती हैं, नहीं मम्मी जी सारा काम हो गया है, बस पूरियां तलनी रह गई है, हम वही कर रहे थे। फिर चाची जी ने कहा कि रुद्राक्ष जी हमें ढूंढ रहे हैं, तो बस हम वही जा रहे थे। रश्मि सुगंधा जी को सारी बातें बता देती है। ठीक है तुम जाओ हम देख लेंगे। जी मम्मी जी, कहकर रश्मि अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ किचन में शलाखा जी अगद के पास आते हुए गुस्से से, अगद तू अभी क्या करने जा रहा था? मॉम आप बीच में क्यों आई? अच्छा खासा मैं रश्मि के साथ। चुप, एकदम चुप, पागल हो गया है तू? रश्मि को छूने जा रहा था, वो तो मैं थी कि मैंने देखा और तुझे वो करने से रोक लिया। नहीं तो तू जो करने जा रहा था, अगर किसी और ने देखा होता या रश्मि ने ही किसी को बता दिया होता तो तू जानता है क्या होता? मॉम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे रश्मि चाहिए, आई वॉन्ट हर, मुझे उसे। तभी चटाक थप्पड़ की गूंज किचन के अंदर सुनाई देती है। अगद का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, गुस्से से लाल आंखें लिए अगद शलाखा जी को घूर रहा था। चुप, एकदम चुप, दोबारा ये शब्द भी अपने मुंह पर मत लाना, समझे? नहीं तो तुझे मैं क्या तेरे डैड भी नहीं बचा पाएंगे। रुद्राक्ष के गुस्से को जानता है ना तू, और अधिराज भाई साहब उनको भी तू अच्छे से जानता है ना। उनके लिए रश्मि उनकी बहू नहीं बेटी है, और अगर रश्मि पर जरा सी भी आंच आई तो रुद्राक्ष के गुस्से के साथ साथ अधिराज भाई साहब के गुस्से का भी सामना करना होगा तुझे। इसलिए कह रही हूँ संभल जा, भूल जा उस लड़की को, अपना पागलपन छोड़, समझा, और काम पर ध्यान रख, क्योंकि अगर रुद्राक्ष गद्दी पर बैठ गया तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। कहकर शलाखा जी किचन से बाहर निकल जाती है। नहीं मॉम, मैं रश्मि को नहीं भूल सकता, उसे तो मैं अपना बनाकर रहूंगा और उसे अपने बिस्तर तक भी पहुंचाऊंगा। कहते हुए अगद मुस्कुराते हुए पानी लेकर किचन से बाहर निकल गया। रश्मि अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है तो रुककर गहरी सांस लेती है, फिर हल्के से दरवाजा खोलकर अंदर आती है
तो देखती है कि कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। खुद बुलाते हैं और खुद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। चल छोड़ रश्मि, मुझे बहुत काम है, चल जल्दी से अपना काम। बोलते हुए रश्मि पलटी ही थी कि तभी एक हाथ ने उसकी कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया। रश्मि सामने देखती है तो रुद्राक्ष था, जो शायद अभी बाथरूम से नहाकर बाहर निकला था। इस वक्त रुद्राक्ष के शरीर पर पानी की बूंदें चमक रही थी और कमर पर बस एक मात्र तौलिया लिपटा हुआ था। रश्मि उसे ऐसे देखकर अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन क्या पता नहीं, उसे रुद्राक्ष को ऐसे देखकर बहुत शर्म आ रही थी। उसने शर्म से अपनी पलकें झुका ली थी। क्या हुआ बीवी जी, कहाँ जा रही थी आप? रुद्राक्ष ने कहा तो रश्मि के शब्द अटकने लगे। वो हम, हाँ हम वो। रश्मि को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि इस वक्त वो क्या जवाब दे। क्या हुआ बीवी जी, जवाब नहीं सूझ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं आप हमें ही देखने आई थी? लेकिन आप, कहते हुए रुद्राक्ष रश्मि के चेहरे के काफी नजदीक आ गया था। नहीं वो हम, मतलब हम आपसे, नहीं आपने हमें। रश्मि आगे कुछ कहती, रुद्राक्ष ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख चुका था। बाजार में ऋषि, नंदनी और अमरुद चलते चले जा रहे थे। ऋषि और नंदनी आज जमकर शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन अमरुद तो बस नंदनी की तरफ ही देख रहा था। मम्मा मुझे अब कुछ नहीं लेना, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज मम्मा घर चलो ना। लेकिन ऋषि अभी तो हमने तुम्हारे लिए एक ड्रेस लिया ही नहीं, हम पहले वो ले लेते हैं फिर घर चलेंगे। लेकिन पहले एक काम करते हैं, हम सबसे पहले आइसक्रीम खाने चलते हैं। नहीं मम्मा अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। ऋषि एक जगह बैठता हुआ बोलता है और फिर अपने पैर पकड़ लेता है। इस वक्त उसका पैर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। नंदनी ऋषि का पैर पकड़े देख उसके बगल में बैठ जाती है और उसको गोद में लेकर हल्के हल्के हाथों से पैर को दबाते हुए अमरुज की तरफ देखती है। अमरुज भी उसका इशारा समझ आंखों से ही इशारा करता है और एक तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आता है। चलिए घर चलते हैं और ये लीजिए आपकी आइसक्रीम। कहते हुए अमरुज एक आइसक्रीम का कोन ऋषि की तरफ बढ़ा देता है और दूसरा कोन नंदनी की तरफ बढ़ाते हुए धीरे से, आप ही ले लीजिए, तब तक मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। नंदनी को दूसरा कोन पकड़ाकर खुद गाड़ी लेने चला जाता है। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।